नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जनसंवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने का। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष के दल के बीच हुए बड़े हंगामे की। वहीं बात करेंगे हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बीच फंसते नजर आए अडानी की। वहीं बात करेंगे विपक्ष के तेवर पर खाड़गे ने कहा, आप देश को लूट रहे हैं और मुझे कहते हैं मैं राष्ट्र विरोधी हूं। वहीं जानेंगे अमेरिका में भी वर्ण व्यवस्था का कौन कर दिया एक बड़ा दावा। वहीं जानेंगे मेघालय में कांग्रेस के वर्चस्व पर एक बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 55 सीटों पर रहेंगे उम्मीदवार। वहीं आखिर के बुलेटिन में बात होगी चीन से डर लगता है, लोकसभा में रहा किसका बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पहली सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष दलों का जमकर हंगामा लगाए हैं। वी वांट जीपीसी के भी नारे लगाए। राहुल गांधी पहुंचे हैं लोकसभा। आपको बता दें लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 8 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने व जवाब देने लोकसभा पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के स्पीच के दौरान विपक्ष सांसदों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर के बार बार नामित करने की चेतावनी के बाद भी वो शांत नहीं हुए। उन्होंने सदन में वॉकआउट के भी नारे लगाए और बाहर जाने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने सदन में किए गए बयान को हटाए जाने पर आपत्ति की है। पीएम मोदी के सीट पर उठते ही शुरू हो गया हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने जवाब देने के लिए उनकी सीट से जैसे ही उठते वैसे सांसद हल्ला करने लगते। आपको बता दें इस हंगामे को देखते हुए स्पीकर को कहना पड़ता था, अपने बहिष्कार को रोकिए, आप अपनी बात पर कायम रहिए। उन्होंने सांसदों को बैठने बैठने नारेबाजी लगाने पर भी टोका। स्पीकर ने कहा यह कोई तरीका नहीं है। उन्होंने सांसदों को नामित करने की चेतावनी दी और लेकिन सांसदों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वो चिल्लाते रहे और विपक्ष के सदन में वॉकआउट के नारे लगाए हैं। दरअसल 4:28 पर विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ। ये लोग वी वांट जीसीपी की नारे लगाते रहे। इस दौरान कुछ सदस्य उठकर बाहर जाते हुए देखे गए हैं। स्पीकर ने उन्हें टोका कि सांसदी नहीं है, आप बिना तथ्य के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं। इस दौरान कुछ विपक्षी सांसद वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि वो अभी बाहर नहीं गए थे। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बीच अडानी को लगा बड़ा झटका। विदेशी कंपनी ने बड़ी डील पर लगाई है रोक। आपको बता दें हिडेनबर्ग विवाद के बीच गौतम अडानी समूह में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस के टोटल एनर्जी में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें टोटल एनर्जीज ने 50 अरब डॉलर की एक हाइड्रोजन परियोजना में अडानी समूह के साथ साझेदारी फिलहाल रोक दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फ्रांसीसी समूह में मुख्य कार्यपाल पैट्रिक पेयोन ने फोन पर बताया है कि अडानी समूह के साथ साझेदारी की घोषणा पिछले साल जून में हो गई थी, लेकिन कंपनी ने अभी तक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जून सन 2022 में हुई घोषणा के अनुसार टोटल एनर्जी को अडानी समूह की कंपनी ने अडानी के न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड में 25% की साझेदारी लेनी थी। यह फर्म लगभग हरित हाइड्रोजन वातावरण में 10 साल से 50 अरब डॉलर का निवेश कर रही थी। इसी शुरुआती क्षमता को सन 2030 से पहले 1 अरब टन का अनुमान लगाया गया है। और पैयोन ने कहा है कि बेशक जब तक हमारे सामने स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक हाइड्रोजन परियोजना पर रोक लगा दी गई है। क्या दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस वक्त की विपक्ष के तेवर पर खाड़गे ने कहा, आप देश लूट रहे हैं और मुझे बताते हैं कि मैं राष्ट्र विरोधी हूं। राज्यसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। उनके भाषण से जोरदार हंगामा भी हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जिम्मेदार मंत्री हिंदू मुस्लिम करने वाले सांसद, क्या उन्हें कोई और विषय नहीं मिलता है? एससी को मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा जाता है। अगर वे हिंदू माने जाते हैं तो उन्हें मंदिर में क्यों नहीं जाना दिया जाता है? वही उन्हें शिक्षा के लिए भी अनुमति नहीं दी जाती है। कई मंत्री अनुसूचित जाति के घर खाना खाकर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रचार करते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी सबसे करीबी दोस्त के एक ही संपत्ति 1 साल में लगभग 13 गुना कैसे बढ़ गई। आपको बता दें सन 2014 में जिसकी संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए थे, जबकि सन 2019 में 1 लाख
करोड़ रुपए हो गया। ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 साल में अचानक 12 लाख करोड़ की संपत्ति बन गई? क्या यह दोस्ती का एहसान है? आगे उन्होंने आरोप की झड़ियां लगाते हुए कहा कि अगर मैं सच बोलता हूं तो क्या यह राष्ट्र विरोधी है? मैं देशद्रोही हूं। मैं यहाँ किसी भी से ज्यादा देशभक्त हूं। मैं भूमि पुत्र हूं। आप देश को लूट रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मैं राष्ट्र विरोधी हूँ। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही अमेरिका में भी है वर्ण व्यवस्था की जरूरत। आरएसएस प्रमुख ने बयान पर बोले हैं शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों, बता दें पंडितों और जाति व्यवस्था को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने एक बड़ा बयान दिया है। अब पुरी के शंकराचार्य जी ने आपत्ति जताई है कि एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों का उपहार है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी हिंदुओं के पूर्वज ब्राह्मण ही थे। वह जगदलपुर के लालबाग में आयोजित 3 दिन के धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं स्वामी सरस्वती ने कहा, पहले ब्राह्मण का नाम है, फिर ब्रह्मा जी। आपको बता दें ग्रंथों में भी आप पढ़े होंगे, सारे विज्ञान और कलाओं का वर्ण ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। शिक्षा, रक्षा और अन्य सेवाओं के बीच में संतुलन आवश्यक है। अगर हम सनातन व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो कई व्यवस्था खराब हो जाएगी। आरएसएस की ना कोई अपनी किताब है और ना ही कोई अपनी पुस्तक की ज्ञान। आपको बता दें वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई थी, वो मूर्ख नहीं थे। अब भी लोग अपनी समस्या लेकर भारत के ब्राह्मणों के पास आते हैं। यूएन की समस्या भी हमारे पास आकर हल होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में भी जाति व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सनातन धर्म का उत्थान होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ भी ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों का विकल्प बनाना जरूर है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मेघालय में कांग्रेस ने 55 सीटों पर उम्मीदवारों का किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में 55 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 27 फरवरी को मतदान किया जाएगा। चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। मेघालय के मुख्य चुनाव आयुक्त में बताया गया है कि मेघालय में कम से कम 34 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है। वहां पर वैने लिहाजा वे संवेदनशील रहेंगे स्थानों के रूप में की गई है और इन क्षेत्रों में कड़ी निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कांग्रेस को मिली है 21 सीटें। मेघालय के पिछले चुनाव सन 2018 में हुए थे। चुनाव में कांग्रेस को कुल 21 सीटें मिली थी। वहीं लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता फिसल गई थी। बीजेपी ने महज 2 सीटें पाने के बाद भी एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। एनपीपी ने 19 सीटें मिली थी, जबकि अन्य 18 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी ने अपना सत्ता जमा दिया था और अब की बार देखना है क्या कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही भारत में होता तो हिडनबाद यूएपीए का करना पड़ता सामना। अडानी मामले पर ओवैसी कर रहा बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को गौतम अडानी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा यदि हिडनबाद भारत में होता तो उसे यूएपीए का सामना करना पड़ता। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से बजट सत्र विपक्ष ने अडानी हिडनबाद मामले पर सदन ने हल्ला बोल रखा है। बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी लोकसभा में अडानी मामले को उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था। संसद में जारी हुए गतिविरोध के बीच ओवैसी ने कहा अगर हिडनबार्ग भारत में होता तो अडानी समूह के बारे में एक रिपोर्ट जारी करने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों के अधिनियम का उसे सामना करना पड़ता। गौतम अडानी के साथ अपने संबंधों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। पूरा बाजार 5वें पायदान पर आ गया है। वहीं आपको बता दें न्यूयॉर्क स्थित निवेशक अनुसंधान फॉर्म हिडनबार्ग रिसर्च के उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर स्टॉक में हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स नीचे गिरते चले आ रहे हैं। वहीं एक समय पर दूसरे नंबर पर रहने वाले अडानी अब टॉप 15 के लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। वही सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी द्वारा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एलजी को भेजा है नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शीर्ष की अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है।
मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने एलजी के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मनोनीत सदस्यों को एमसीडी के मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर चुनाव में वोट डालने के लिए अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शैली ओबेरॉय को अपनी याचिका पे जारी मांग के लिए दिल्ली के एमसीडी मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनाव कराने के लिए भेजा है संदेश। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें सुनवाई अगली सोमवार को हो सकती है। वरिष्ठ वकील एएम संघानिया ने अदालत का ध्यान इससे दिलवाया है कि संसद में बैठक 3 बार हो चुकी है लेकिन अभी तक मेयर चुनाव नहीं हो सका। वहीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें जब मीडिया को 2 कौड़ी का बताकर फंसी महुआ मोइत्रा, टीएमसी ने बना ली है दूरियां। आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर बयानबाजी करके चर्चाओं में आ गई हैं। इस बार उन पर सदन में अपमानजनक शब्द कहने के आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मामले को पश्चिमी बंगाल के सत्तारूढ़ टीएमसी से माफी मांगने की मांग की है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मोइत्रा का बयान चर्चाओं में ना आया हो और वह चर्चा का विषय ना बना हो। वह कई बार ऐसे विवादों में घिरती नजर आई हैं। कहा गया है कि श्रीमान ए ने पूरे राष्ट्र को टोपी पहनाई है। भाषा के अनुसार मोइत्रा ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि श्रीमान ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूरे राष्ट्र को टोपी पहनाई है तथा दूसरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लिए बगैर उन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ऐसे में देश की साख दांव पर है और सरकार को इस मामले की पूरी जांच सही तरीके से करनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीमान ने टोपी पहनाई और वहीं वित्त मंत्री को भी उन्होंने टोपी पहनाई है। इसका मतलब सीधे सीधे अडानी को निशाना साधा गया है। वही सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन से डर लगता है। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की अमित शाह से हो गई है तीखी नोकझोंक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन और भारत के बीच संघर्ष से जुड़ा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में मांग करते हुए कहा, हमने संसद में देश की चीनी घुसपैठ पर चर्चा के लिए लगातार अपील की है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने चीन के साथ सीमा पर तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए चीन ने भारत पर हमला किया तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी आग्रह किया था कि संसद में चर्चाएं हुई थी और बता दें 165 सदस्यों ने भी भाग लिया था। उन्होंने कहा कि नेहरू ने भारत और चीन के बीच संघर्षों पर सभी स्पष्टीकरण दिए थे और इसके बाद वह एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए थे। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वहीं आपको बता दें कांग्रेस नेता ने सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा, अधीर रंजन जी पूछ रहे हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि खामियां तब थी और अब नहीं। चर्चा है नेहरू वाजपेयी और यह चर्चा हजारों हेक्टेयर गांव देने के बाद हुई थी। कांग्रेस नेता और गृह मंत्री 1962 में भारत चीन तनाव पर जिक्र करते हुए जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी मांग कर रहे थे। नेहरू जी ने संसद में उन्हें चर्चाओं के लिए सहमति व्यक्त की थी। आपको बता दें जहां जनसंघ के नेता होने के नाते वाजपेयी जी नेहरू सरकार की विदेश और रक्षा नीतियों पर तीखा हमला किया था। शाह पर पलटवार करते हुए चौधरी ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मांग की ओर से लद्दाख की यात्रा पर जाए और भारत के कथित घुसपैठ की समीक्षा करें। उन्होंने कहा, क्या आपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की व्यवस्था करने का पर्याप्त साहस है? आप अपने आप को कहां छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप चीन से डरते हैं? भारतीय क्षेत्र में कथित घुसपैठ का उदाहरण देते हुए चौधरी ने दावा किया है कि चीन ने सन 2018 में भारतीय क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण किया था। कांग्रेस सांसद ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 18 जनवरी सन 2022 को अरुणाचल प्रदेश में सिंगोला के तहत लुंगटा जोड़ क्षेत्र में कथित तौर पर 17 वर्षीय ईरान तरुण का अपहरण करने का मामला उठाया गया था। वहीं आपको बता दें 27 जनवरी को चीनी पीएलके तरुण और भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। चौधरी ने दावा कर या खंडन किया है कि खड़े हुए कानूनी मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा,
जो बात सही है उसे सही लिखी जाएगी और उसमें कोई लेखा छाप नहीं है। वहीं आपको बता दें तो क्या यह बात सच है? बाद में भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट सच नहीं है और चीन द्वारा इस तरह की कोई भी भूमिका अग्रित नहीं की गई है। इसका मतलब चौधरी सरासर गलत पाए गए हैं। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जनसंवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने का। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष के दल के बीच हुए बड़े हंगामे की। वहीं बात करेंगे हिडन रिपोर्ट के बीच फंसते नजर आए